नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की वित्त मंत्री भ्रष्ट हैं, कंपनियों से वसूली करती हैं और इसके राज जनता से छिपाती हैं। और इस गैंग को चलाने के लिए उन्होंने ईडी को अपने गुर्गे की तरह इस्तेमाल किया। यानी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालने वाला प्रवर्तन निदेशालय, बोले तो ईडी, कि ईडी वसूली गैंग की सरगना के लिए गुर्गे यानी लठैत का काम करता था। मैं समझ सकता हूं कितना खराब लगता है ये बोलना और सुनना, लेकिन ये सब मेरे ख्याल नहीं है, बल्कि ये सब उस एफआईआर में लिखा जाने वाला है जिसे देश के शुद्धतावादी वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण के नाम पर तैयार किया जा रहा है। देखिए, भाजपा कर्नाटक के सीएम पर एफआईआर का जश्न मना ही रही थी कि उसी कर्नाटक से उसके लिए एक बेहद बुरी खबर आ गई। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए हैं और बीजेपी इसे बदले की राजनीति भी नहीं बोल सकती, क्योंकि सिद्धारमैया पर एफआईआर तो भाजपा के गवर्नर के आदेश पर हुआ, लेकिन लहसुन प्याज न खाने वाली ब्राह्मणी निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर कोर्ट के आदेश पर होने जा रही है। अदालती आदेश है और आरोप जानते हैं क्या है? चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का। उगाही बोले तो वसूली, और वसूली भी प्यार मोहब्बत वाली नहीं, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश साथ में। अब खेल मतलब पलट गया है। जिन सिद्धारमैया का इस्तीफा बीजेपी मांग रही थी, वही सिद्धारमैया अब निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रहे हैं। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को, जो वित्त मंत्री के गले की फांस बन गया है। और वित्त मंत्री के गले की फांस क्या बन गया है? बीजेपी के, मोदी के गले की फांस बन गया है। देखिए, बंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट यानी जनप्रतिनिधि अदालत ने देश के केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ याचिका पर सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए हैं, वैसे आरोप भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री के खिलाफ नहीं लगाए गए। जनाधिकार परिषद का कहना है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की वसूली की। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन यह मामला कई राज्यों में जारी और होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा बन सकता है। जरा इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाइए, क्योंकि अगर निर्मला सीतारमण वसूली कर रही थी तो अकेले तो कर नहीं रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के साथ आया था चुनावी बॉन्ड, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मतलब भले इस केस में कुछ हो या ना हो, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में नाम घिसटता रहेगा मोदी और निर्मला सीतारमण का। देखिए, जनाधिकार परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अपनी याचिका में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा धमकाकर जबरन वसूली की है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके शिल्पकार थे। तभी से इसे लगातार चुनौती मिल रही है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण पहले दिन से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता रहे थे। आखिरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन बहस के बाद इसे असंवैधानिक करार दिया और न केवल असंवैधानिक माना, बल्कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने बॉन्ड बेचने वाले स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इसे रोकने के लिए मोदी सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए, लेकिन अंत में उसे हथियार डालना पड़ा। 21 मार्च को सारा डेटा सामने आया। इसमें पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी दलों पर लुटाए। डेटा सार्वजनिक होने के बाद जुलाई 2024 में भी कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब जनाधिकार संघर्ष परिषद का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में गोपनीयता क्लॉज का फायदा उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम कंपनियों और लोगों को भाजपा के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदने पर मजबूर किया। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सीधे सीधे वसूली गिरोह की तरह था, जिसकी सरगना निर्मला सीतारमण थी। चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था। वहीं से यह मामला पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के पास पहुंचा और पीआरसी ने जनाधिकार संघर्ष परिषद की दलील पर गौर करते हुए कहा कि एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, तो एफआईआर दर्ज होगी कहां? तो कोर्ट ने बंगलुरु के ही तिलक नगर पुलिस स्टेशन को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। देखिए कि जनाधिकार परिषद ने तो वित्त मंत्री के साथ ही कई और नेताओं के खिलाफ भी शिकायत की थी और याचिका में कहा था कि निर्मला सीतारमण के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न कॉरपोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापे मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए आरोपी नंबर 2 यानी ईडी की सेवाएं ली। आरोपी नंबर 1 की ओर से की गई शुरुआत से आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कॉरपोरेट और धनकुबेरों को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आरोपी नंबर 3 और 4 यानी जेपी नड्डा और नलिन कुमार कटील ने भुनाया। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी नंबर 1 यानी निर्मला सीतारमण और उसके लिए गुर्गे की तरह काम करने वाले आरोपी नंबर 2 यानी ईडी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। कमाल की बात तो यह है कि वसूली के ऐसे संगीन आरोपों के बावजूद वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फिर से लाने के संकेत दिए थे। निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पर कहा था, अब बीजेपी लोगों को और कितना लूटना चाहती है। देखिए, चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, उसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, उसे कुल मिलाकर 1609 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से केवल 1421 करोड़ रुपए मिले थे। मतलब पहले और दूसरे नंबर का अंतर देखिए, भाजपा को 6000 करोड़ और टीएमसी को 1600 करोड़। उसी समय से यह बात लगातार सामने आ रही है कि यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, पैसा दो काम लो, लेकिन बीजेपी इसका बचाव करती रही है। विरोधियों ने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया और दूसरी तरफ से उसे भाजपा शासित राज्यों में उससे सैकड़ों गुना रकम का टेंडर मिला, ठेका मिला। मतलब आरोपों के मुताबिक ये एक तरह से सीधे सीधे रिश्वतखोरी का मामला है। कई ऐसी कंपनियां भी सामने आई हैं जिन्होंने अपने कुल नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया। फ्यूचर गेमिंग नाम की एक कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। दूसरे नंबर पर मेघा इंजीनियरिंग है, जिसे सरकार से हजारों करोड़ का टेंडर मिला, उसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं क्विक सप्लाई ने 410 करोड़, वेदांता ने 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ का चंदा दिया था। अब इस चंदाखोरी को ही जबरिया वसूली कहा जा रहा है और इसकी सरगना बताया जा रहा है देश के वित्त मंत्री को। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूछा है कि कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए कब प्रदर्शन और मार्च करेंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो पीएम मोदी और कुमारस्वामी को भी इस्तीफा देना चाहिए। काश आरोपों और नैतिकता के बीच का रिश्ता इतना ही सीधा और सरल होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।